गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज का ये कोट काफी इंटरेस्टिंग है। बी एज स्मार्ट एज यू कैन बट रिमेंबर इट इज ऑलवेज बेटर टू बी वाइज देन टू बी स्मार्ट। जितना आपको स्मार्ट बनना है बनिए, जितना आपको चतुर बनना है, नॉट नेगेटिवली, राइट, पॉजिटिवली चतुर, पॉजिटिवली स्मार्ट बनना है, आप बनिए, उसमें कोई गलत चीज नहीं। लेकिन याद रखिए, स्मार्ट से भी ऊपर एक लेवल है और वो है विजडम का लेवल, बीइंग वाइज। इसमें डिफरेंस क्या है? मैंने कई बार ये चीज़ आपको समझाई है। आपको पता होगा कि सबसे नीचे होती है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन से पैदा होती है नॉलेज, जिसको हम कहते हैं ज्ञान। यानी कि इंफॉर्मेशन जो है, जब हम उस डेटा को समझ जाते हैं तो वो हो जाता है हमारा ज्ञान। और ये ज्ञान जो है, उस पर जब हम जीवन के अनुभवों को उसमें ऐड कर देते हैं, तब वो बन जाता है विजडम। तो बीइंग स्मार्ट जो है शायद यहां तक लिमिटेड है। नॉलेज और इंफॉर्मेशन का लेवल जो है, वहां पर आप स्मार्ट बनेंगे। लेकिन अब जब आपके जीवन के अनुभव भी इसमें ऐड होंगे, राइट, तब वो इंफॉर्मेशन, वो नॉलेज जो है, वो आपको वाइज बना देगी। सोचिएगा इसके बारे में। मेरे पास, आपके पास, हमारे पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स से ज़्यादा नॉलेज और इन्फॉर्मेशन हो सकती है, लेकिन उनका जो जीवन का अनुभव है, उनका जो विजडम है, उसको हम बीट नहीं कर सकते। वो तो उम्र के साथ और एक्सपीरियंस के साथ ही डेवलप होता है। उसको किताब में से पढ़ने से आपको ऐसा नॉलेज मिल जाएगी, लेकिन जब आप उसको जीवन में उतारेंगे तब वो विजडम का रूप लेगी। तो बीइंग स्मार्ट इज गुड बट बीइंग वाइज इज बेटर। वेलकम टू द हिंदू एनालिसिस बाय प्रशांत मावानी। आज 28 नवंबर 2022 है दोस्तों। अगर आपके कोई भी हर्डल्स हैं इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन को लेकर, कोई क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, कोई डाउट्स हैं, कोई ऐसे स्टम्बलिंग ब्लॉक हैं जहां पर आप रुक गए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जो भी आपके हर्डल्स हैं, यू कैन राइट ऑल दोज हर्डल्स टू मी and I will help you to find a solution. आप मुझे ईमेल कीजिए इस ईमेल एड्रेस पर और मैं आपके लिए एक सॉल्यूशन डेफिनेटली ढूंढने का प्रयास करूंगा। और जिन स्टूडेंट्स को मेरा रिप्लाई नहीं मिला है, उनको 11 AM तक रिप्लाई मिल जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स ने वीकेंड को ईमेल भेजे थे, तो कल संडे था तो आई टुक एन ऑफ, राइट। तो इस वजह से आई वाज नॉट ऑन माय डेस्क। मैंने कोई ईमेल चेक किया ही नहीं, राइट। आई वाज अवे फ्रॉम माय फोन एंड एवरीथिंग। लेकिन टुडे आई एम बैक टू वर्क, तो आज 11 बजे से पहले आपको अपने जो भी स्टूडेंट्स को आंसर नहीं मिले, उनको आंसर आज 11 बजे से पहले मिल जाएंगे। और जो स्टूडेंट्स अपनी क्वेरीज भेजना चाहते हैं, हरी अप, दैट्स ऑल आई कैन से। शिफ्ट्स अनएक्सप्लेन्ड, द हिंदू का यह आर्टिकल है। कॉलेजियम सिस्टम जो है, उसके बारे में क्रिटिसिज्म बहुत होती है। कॉमन क्रिटिसिज्म ये है कि उनका फंक्शनिंग जो है, ये बहुत ही ओपेक होता है, यानी कि पारदर्शिता इसमें नहीं है, राइट। डिसीजन जो है वो 5 जजेस जो है वो लेते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि उनके डिसीजंस जो हैं वो आर्बिट्रेरी भी होते हैं। अब जब हाई कोर्ट के जजेस जो हैं, उनको ट्रांसफ़र करने की बात आती है, तो ये ट्रांसफ़र कौन करता है? कॉलेजियम करती है। और इसी वजह से ये जो डिसीजंस जो कॉलेजियम के द्वारा लिए जाते हैं, तो उसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाता, तो इसको लेकर अब और ज़्यादा एक क्रिटिसिज्म जो है वो बढ़ चुका है। एक नया लिस्ट अभी जजेस के ट्रांसफर्स का आया, तो इसमें 3 जजेस जो हैं वो तेलंगाना हाई कोर्ट के हैं, और एक जज मद्रास हाई कोर्ट के हैं, एक आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के हैं। अब क्या है कि एक जज हैं गुजरात हाई कोर्ट के, जस्टिस निखिल एस करियल। तो निखिल एस करियल साहब जो हैं, तो उन्होंने स्ट्रांगली अपोज किया था। मीन्स जो बार है, बेसिकली गुजरात का जो बार है, तो बार ने अपोज किया कि आप, यानी कि जो कॉलेजियम है वो जस्टिस करियल का ट्रांसफ़र जो है वो ना करें। और वैसे ही जो तेलंगाना हाई कोर्ट या फिर तेलंगाना राज्य का जो बार है, वो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिलने के लिए गया। गुजरात के बार एसोसिएशन के लोग जो हैं वो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिलने के लिए गए, और गुजरात के लोग जो हैं वो जस्टिस करियल के लिए, और तेलंगाना के लोग जो हैं वो जस्टिस अभिषेक रेड्डी साहब के लिए गए कि उनका ट्रांसफ़र दूसरे राज्य में ना हो।
लेकिन क्या हुआ कि करियल साहब जो हैं उनका ट्रांसफ़र नहीं हुआ, लेकिन अभिषेक रेड्डी साहब जो हैं उनका ट्रांसफ़र जो है वो हो गया। तो यहाँ पर ये प्रश्न आ रहा है कि एक राज्य जो हैं उनके लोग जो हैं, मीन्स एक राज्य का जो बार है वो जब सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है या फिर सीजेआई के पास जाता है तो उनकी बात क्यों सुनी गई और दूसरे राज्यों के बार की बात क्यों नहीं सुनी गई। तो ये भी प्रश्न उठ रहा है। दूसरी बात जो आ रही है वो ये भी है कि गुजरात हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनको ये पता ही नहीं था जस्टिस करियल के बारे में। तो क्या ये बात सच है? राइट, दैट इज़ ऑल्सो अ बिग क्वेश्चन कि उनका ट्रांसफ़र होना था और ये सारी चीज़ें और फिर नहीं हुआ। तो क्या ये सारी बातें क्या गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को पता नहीं थी? दिस आर द क्वेश्चंस राइट दैट आर बीइंग रेज्ड। अब जजेस का ट्रांसफ़र क्या इम्पोर्टेंट है? यस, इम्पोर्टेंट है। हमारे देश में जो जुडिशियल टैलेंट है उसको पूरे देश में स्प्रेड करने के लिए हमें जजेस को जो है वो ट्रांसफ़र करना पड़ता है। तो इट्स ए गुड थिंग, अच्छी बात है जजेस का ट्रांसफ़र किया जाता है। इसी के साथ साथ कोई एक जज जो हैं, फॉर एग्जांपल वो गुजरात हाई कोर्ट के ही जज रहेंगे, राइट, फॉर लंबे समय के लिए रहेंगे, तो होगा ये कि उनके रिलेशंस बहुत सारे गुजरात के वकीलों के साथ हो जाएंगे। तो फिर वो उन पर इन्फ्लुएंस डालने की कोशिश करेंगे, तो इवेंचुअली जुडिशियरी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। तो ऐसा ना हो इसलिए भी ये जो ट्रांसफ़र्स हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ये दो रीजंस हैं। लेकिन ये जो ट्रांसफ़र्स हैं इसने कहीं ना कहीं जुडिशियल इंडिपेंडेंस के ऊपर एक खतरा भी बनाया है। कैसे कि हर एक जज जो होते हैं उनके अंदर एक कहीं ना कहीं ये डर रहता है कि कभी भी उनका ऐसा नहीं है कि हर जज जो है वो डर रहा है, लेकिन उनके अंदर ये चीज़ तो है कि कॉलेजियम जब चाहे तब उनको कहीं पर भी ट्रांसफ़र कर सकता है। तो एक जो हम कहते हैं ना जनरल लाइफ में कि लटकती हुई तलवार, इट्स जस्ट लाइक दैट कि कभी भी आपका ट्रांसफ़र जो है वो सुप्रीम जुडिशरी जो है या फिर एपेक्स कोर्ट जो है वो आपका ट्रांसफ़र जो है वो किसी और जगह पर कर सकती है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि पनिशमेंट के तौर पर भी उनको कहीं पर भेजा जाता है, ऐसा भी हमने देखा है। मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर जो है वो ये कहती हैं कि जज जो होते हैं जिनका ट्रांसफ़र किया जाता है तो उनका कॉन्सेंट जो है वो ज़रूरी नहीं है। कॉन्सेंट इज़ नॉट नेसेसरी टू इफेक्ट अ ट्रांसफ़र। मीन्स आप उनकी हाँ है या ना है, इट डज़ नॉट मैटर, उनका ट्रांसफ़र जो है वो होना चाहिए एज पर द मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। द करंट नॉर्म इज दैट ऑल ट्रांसफर्स हैव टू बी इन पब्लिक इंटरेस्ट, दैट इज फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस थ्रू आउट द कंट्री। मीन्स अभी जो करंट नॉर्म है वो यही है कि पब्लिक इंटरेस्ट, जनहित को ध्यान में रखते हुए, देश की जुडिशरी की जो सिस्टम है उसको ध्यान में रखते हुए ट्रांसफर्स जो हैं वो होने चाहिए। इट ऑल्सो सेज the personal factors of the judge, including his preference of places, should invariably be taken into account। कि अगर जज जो हैं उनका कोई प्रेफरेंस है तो उसको हमेशा उसको अकाउंट में, उसको ध्यान में लेना चाहिए कि नहीं। एक जज जो है लेट्स से गुजरात के और वो कहते हैं कि मुझे तेलंगाना जाना है या फिर नॉर्थ ईस्ट में काम करना है, समथिंग लाइक दैट, तो फिर वहाँ पर अगर वैकेंसी है तो वहाँ पर एक इट शुड बी कंसिडर्ड। फिर फाइनल डिसीजन तो ऑफकोर्स कॉलेजियम ही लेती है। तो हमें नहीं पता है कि ये जो इनवेरिएबली, ये बात जो बताई गई इनवेरिएबली यानी कि ऑलवेज, राइट, तो क्या हमेशा इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जाता है? वी डोंट नो येट। वाई ए puny judge should be shifted to another state without being made a chief justice is seldom explained। ये भी है कि प्यूनी जज यानी कि जो जूनियर जज होते हैं तो उनको दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र जब किया जाता है तो उनको वहाँ का चीफ जस्टिस क्यों नहीं बनाया जाता? मीन्स जूनियर इन द टर्म्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, राइट, यहाँ पर बात हो रही है हाई कोर्ट की। तो सुप्रीम कोर्ट किसी हाई कोर्ट के जज को दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उनको चीफ जस्टिस के तौर पर उस राज्य या फिर उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर क्यों शिफ्ट नहीं करते हैं, या फिर अगर करते हैं तो क्यों करते हैं? ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कॉलेजियम से हमें पता नहीं चलती हैं। Usually it sets off speculation that the reasons are either allegations against the judge or the discomfiture that his judicial orders are causing to the government। क्या ऐसा है कि सरकार को उस पर्टिकुलर जज और उनके जजमेंट से कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, इसके लिए उनका ट्रांसफ़र हो रहा है? क्या ऐसा है कि उस पर्टिकुलर जज के खिलाफ कोई एलिगेशंस हैं, इसकी वजह से उनको दूसरी जगह पर
ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये स्पेकुलेशंस भी हमेशा हमें देखने को मिलते हैं। बट एनीवे, what we need is we need a more transparent process, right? That's the best thing that we can expect कि और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी जुडिशियल और जजेस के ट्रांसफ़र में आए, कि प्रॉपर रीजंस बताया जाए कि क्यों उनको ट्रांसफ़र किया जा रहा है। फ्यूरीज ग्राउंड शिरो, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है। दोस्तों, चाइना में आप देखिए शिनजियान से लेकर अलग अलग जगहों पर, राइट, शंघाई में भी अर्ली संडे मॉर्निंग को ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं। वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं चाइना में, आप कह सकते हैं नेशन वाइड प्रोटेस्ट इन चाइना। और क्यों हो रहे हैं, कुछ शब्द यहाँ पर मैं बोल नहीं पाऊँगा, बट आप समझ जाएंगे। CCP स्टेप डाउन एंड ... यू हेल्थ कोड, ये F वर्ड का इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हैं वो। CCP आप स्टेप डाउन कर दीजिए, और हेल्थ कोड जो हैं, दे आर पीपल आर लाइक नॉट हैप्पी विद दिस हेल्थ कोड। शंघाई में इस प्रकार के शाउटिंग्स हमें देखने को मिले। अब वहाँ पर क्या है, सोशल मीडिया में भी ये रिपोर्ट आया था कि ये जो प्रोटेस्ट हैं वो और ज़्यादा वायलेंट होते जा रहे हैं। और प्रॉब्लम जो है प्रोटेस्टर्स का, वो ये डायनेमिक ज़ीरो कोविड पॉलिसी जो है, जो चाइना फॉलो कर रहा है, इसको लेकर वहाँ के लोग जो हैं वो काफ़ी गुस्सा हो चुके हैं। अब क्या है कि पूरी दुनिया जो है वो, मीन्स अब तो वर्ल्ड कप भी सेलिब्रेट हो रहा है, वर्ल्ड कप भी चल रहा है, कितनी सारी दूसरे मैचेस भी ऑलरेडी हो गए हैं, चीज़ें जो हैं वो बैक टू नॉर्मल हो चुकी हैं, और पूरी दुनिया जो है वो फ्री हो गई है, वो इस कोविड के साथ जीना सीख गई है। लेकिन चाइना में आज भी लॉकडाउन्स चल रहे हैं, और 24 नवंबर को चाइना में 32,695 केसेस हमें देखने को मिले, हाईएस्ट टिल देन। अभी तक के जो हाईएस्ट, मीन्स 24 नवंबर तक अगर बात करें तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा जो है वो चाइना में हमें देखने को मिला। और दूसरी तरफ क्या हुआ पता है, एक जगह पर एक बिल्डिंग में आग लग गई। उसी दिन की बात है 24 नवंबर की, कि एक बिल्डिंग में आग लग गई और इसमें 10 लोग जो हैं उनकी मृत्यु हो गई, बहुत सारे लोग जो हैं वो इंजर्ड हो गए। पता है क्यों? बिकॉज ऑफ दिस जीरो कोविड पॉलिसी। आप सोच रहे होंगे कि जीरो कोविड पॉलिसी और एक जगह पर आग लगने का क्या कनेक्शन है। जब फायरमैन आए वहाँ पर, तो फेंसेस और गेट्स, बैरिकेड्स जो थे, इसकी वजह से वो वहाँ पर उस बिल्डिंग में नहीं, लेकिन उनको साइड में पार्क करना पड़ा। और जो रेसिडेंट्स अंदर फंसे हुए थे, तो बाहर से ये पैडलॉक्ड था, यानी कि जो ताला लगा हुआ था, तो अंदर आग लगी थी। रेसिडेंट्स उस बिल्डिंग के बाहर नहीं निकल पा रहे थे बिकॉज ऑफ दिस लॉक। और सोशल मीडिया पर ये सारी बातें आने लगी, और एक सोशल मीडिया पोस्ट में तो ये भी कहा गया, रिप टू दोज इनोसेंट लाइव्स लॉस्ट नॉट फ्रॉम कोविड बट फ्रॉम जीरो कोविड पॉलिसी, कि ये लोगों जो जिनकी मृत्यु हुई है ये कोविड की वजह से नहीं, लेकिन जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से इन सारे लोगों की मृत्यु हुई है। तो अब वहाँ के लोग जो हैं वो फ्लैग कैरी कर रहे हैं, नेशनल एंथम गा रहे हैं, वो कह रहे हैं वी आर द पीपल, ओपन द लॉकडाउन, सर्व द पीपल, इस प्रकार की डिमांड आ रही है। ये सारी चीज़ें हैं, राइट। उन्होंने ये भी कहा कि क्या हम एक बहुत बड़े स्कैम में फंस चुके हैं, इस प्रकार की चीज़ें आ रही हैं। और चाइना की पॉपुलेशन की बात करें तो चाइना की पॉपुलेशन धीरे धीरे बूढ़ी होती जा रही है। हेल्थ सर्विसेज जो है वो भी इतनी कोई ख़ास नहीं है वहाँ पर बहुत ही फटाफट जो है ना, हमने देखा कि चाइना में तुरंत ही हॉस्पिटल का निर्माण कराया जाता है, लेकिन उनकी कैपेसिटी जो है वो लिमिटेड होती है, और चाइना की जो वैक्सीन है उसकी एफिकेसी भी उतनी कोई ख़ास है नहीं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो चाइना अब फेस करने लगा है। और जब ये कोविड की शुरुआत हुई तो उस टाइम पर शी जिनपिंग जो है वो एक प्रकार से कह रहे थे कि ये लोगों की लड़ाई है कोविड के ख़िलाफ़ एंड थिंग्स लाइक दैट। लेकिन अब जो है लोग ये ज़ीरो कोविड पॉलिसी और चाइना के जो सिस्टम है उसके ख़िलाफ़ जो है वो खड़े हो चुके हैं। स्मार्टफोन्स में उनको हमेशा ट्रैक किया जाता है, कहाँ पर वो जा रहे हैं, सारी चीज़ें जो है वो चाइना की सरकार जो है वो देख रही है। और स्टे एट होम ऑर्डर, लॉकडाउन्स, फ्लैश लॉकडाउन्स, ये सारी चीज़ें जो हैं अब वहाँ पर बहुत सारी चल रही हैं। आईफोन की फैक्ट्री जो है जेंजुआओ में, फॉक्सकॉन की फैक्ट्री, तो वहाँ पर एक व्यक्ति को कोविड हो गया था। तो ये बात जब खबर पता चली तो लोग जो हैं वो फेंसेस को जंप कर करके भाग रहे थे। उनको ये एक अफवाह फैल गई कि वहाँ पर कोविड एक्सपेरिमेंट कैंप जो है, ऐसी कुछ चीज़ें ट्राई की जाएगी और देखा जाएगा कि कौन सर्वाइव करता है और कौन मर जाएगा।
तो इस प्रकार की अफवाहें भी ऐसे देश में फैल रही हैं, क्योंकि वहाँ पर कुछ ना कुछ तो ऐसे करते होंगे ना कि ऐसी अफवाहें जो हैं वो लोग मान लेते हैं, बिलीव करने लगते हैं। उनको पता है कि वहाँ की सरकार जो है वो किस प्रकार से चीज़ों को हैंडल करती है। और 260 से लेकर 300 मिलियन माइग्रेंट्स हैं वहाँ के, जो लॉकडाउन के टाइम पर उनकी इनकम जो है वो ठप हो गई थी, उनके पास कुछ था ही नहीं। तो चाइना बाहर से भले ही बड़ी बड़ी चीज़ें दिखाए, लेकिन चाइना के अंदर जो है वो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। और चाइना ने अपनी जीडीपी का 1.5% यानी कि $240 बिलियन जो है वो कोविड टेस्टिंग में खर्च किया है। अब सोचिए, इतना खर्च कर रहे हैं, लेकिन जो राइट तरीका है वो अभी भी वो ढूंढ नहीं पाए हैं। दुनिया के दूसरे देश जो हैं वो अनलॉक हो चुके हैं। उनकी वैक्सीन के कंपेयर, उनकी वैक्सीन की एफिकेसी जो है वो 50% के आसपास रहती थी। बाकी की जो वैक्सीन की एफिकेसी है वो 80-90% के आसपास थी। और चाइना दुनिया के कितने सारे देशों में अपने डोजेस जो हैं वो फ्री में भेज रहा था, क्योंकि क्वालिटी वाइज जो है वो उतने अच्छे डोजेस वो नहीं थे। और वो चीज़ यहीं से ही प्रूव होती है कि चाइना में स्टार्टिंग भी इसकी हुई और आज अंत भी वहाँ पर नहीं आया है। मिलेट बोनांजा, इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। मिलेट आपको पता है ना, जो बड़ा अनाज हम कहते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस जो हैं, भारत ने ये प्रपोजल रखा और यूनाइटेड नेशंस ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया। तो जो 2023 है ना, इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के तौर पर सेलिब्रेट किया जाएगा। लेकिन पिछले 4-5 दशकों का आप ग्राफ देखें तो भारत में पहले 23-24 मिलियन जितने ऐसे टन्स जो हैं, मिलियन टन्स हम ये मिलेट्स पैदा करते थे। और ये ड्रॉप होके पिछले 4-5 दशक के अंदर ये ड्रॉप होके 19 से 20 मिलियन टन्स हो गया है। ये जो मिलेट्स है ना, ये न्यूट्री सीरियल्स होते हैं। इनके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिशंस और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। इसमें ज्वार, बाजरा, रागी, फिर कोडो, कुटकी, काकून, संदवा, चीना, कुत्तू, ये सारी चीज़ें भी इसमें शामिल हैं। अब मिलेट क्यों? देखिए, मिलेट का प्रोडक्शन कम इसलिए हुआ, मिलेट इसलिए क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया मिलेट जो है न्यूट्रिशन में काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन मिलेट की डिमांड या फिर इसका प्रोडक्शन क्यों ड्रॉप हुआ है? क्योंकि कंज्यूमर भी उतना ज़्यादा इसको चाहते नहीं है और प्रोड्यूसर के लिए भी इतना ज़्यादा ये फ़ायदे का सौदा नहीं हुआ है, इसलिए। बाकी तो मिलेट जो है वो बहुत ही अच्छे होते हैं। अब रोटी जो होती है, मीन्स जो हम गेहूं से बनाते हैं ना रोटियां, तो इसका डो जो होता है, आटा जो भूनना हम कहते हैं, तो ये सारी चीज़ें रोटी में ईजी होती हैं, राइट, क्योंकि इसमें ग्लूटेन प्रोटीन होता है, तो इसकी वजह से थोड़ा ये इलास्टिक टाइप का रहता है। तो रोटी बनाना जो है वो इट्स मच ईजियर कंपेयर टू मिलेट। और जो ग्लूटेन है इसमें, इसकी वजह से सॉफ्ट और ऐसी जो हम कहते हैं ना फूली हुई रोटी, तो ये चीज़ें होती हैं उसमें बिकॉज ऑफ दिस व्हीट। लेकिन ये जो मिलेट्स होते हैं, मिलेट्स ग्लूटेन फ्री होते हैं। अब ग्लूटेन फ्री खाना जो है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, राइट, बहुत अच्छा होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि हेल्थ के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, ये जो मिलेट्स हैं ये इरिगेशन के लिए भी अच्छे हैं। इसके लिए और ज़्यादा आपको पानी नहीं चाहिए। ये दूसरे भी पॉइंट्स हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा, फॉर एग्जांपल वेदर के साथ जुड़े हुए पॉइंट्स हैं। लेकिन आप ये देख लीजिए कि मिलेट में दूसरा जो इश्यू है जो किसानों के लिए इतना अच्छा नहीं रहता, वो ये है कि बाजरा या फिर ज्वार आप उगाएंगे तो आपको जो लेट्स से एक ज़मीन का टुकड़ा है, तो इसमें से अगर आप 1 टन पैदा करेंगे मिलेट, ज्वार या बाजरा, तो उसी जगह पर अगर आप गेहूं या चावल उगाएंगे तो आपको 3 से 4 टन जितना गेहूं और चावल उगेगा। तो क्वांटिटी वाइज ये थोड़ा कम उगता है, इसलिए भी किसान जो है इसका इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, विटामिन्स, एमिनो एसिड प्रोफाइल, मिनरल्स, क्रूड फाइबर कंटेंट, ये सारी चीज़ें मिलेट्स में भर भर के ये सारी चीज़ें हमें इसमें मिलती हैं। और पैदा करना भी इजी होता है, ड्राउट रेजिस्टेंट होता है ये, इतना कोई खास सूखा वूखा हो गया, पानी कम है तो भी मीन्स बहुत ही स्टर्डी हार्डियर क्रॉप्स होते हैं ये। तो वेदर की भी इसकी इतनी कोई क्लाइमेट चेंज की भी इतनी इम्पैक्ट नहीं होती इस पर। और प्रोडक्शन की साइकिल जो है वो भी शॉर्ट है कंपेयर टू पैडी और कंपेयर टू व्हीट। 70 या फिर 70 से 100 डेज़ के अंदर ये तैयार हो जाता है। गेहूं और चावल को 120-150 डेज़ जितना वक्त जो है वो लगता है। पानी की रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत ही कम है, हाफ है, नियरली हाफ या फिर उससे भी कम।
अगर आप देखें 350 टू 500 mm चाहिए, और वहाँ पर चावल और गेहूं के लिए 600 से लेकर 1200 mm चाहिए। तो पानी भी कम, ड्राउट प्रूफ आप कह सकते हैं इसको, विटामिन से भरपूर हैं, और ख़ास करके वे सारी जगहों पर जहाँ पर पानी उतना ज़्यादा नहीं है, वहाँ पर तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से अडॉप्ट हो जाते हैं। अब हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि पंजाब के किसान जो हैं वो गेहूं और चावल को छोड़कर, और कोस्टल आंध्र प्रदेश के किसान जो हैं वो गेहूं और चावल छोड़कर बाजरा और रागी उगाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, राजस्थान, सदर्न कर्नाटका, ईस्टर्न मध्य प्रदेश, ये सारी जगह है जहाँ पर बाजरा, रागी और दूसरे माइनर मिलेट्स उगाए जाते हैं। तो वी हैव टू मेक श्योर कि यहाँ पर ये किसान जो हैं वो राइस और व्हीट में शिफ्ट ना हो जाए, जो उगा रहे हैं वही उगाए। तो उसके लिए हमें उनको थोड़ा इंसेंटिव देना पड़ेगा, उनको थोड़ा पुल और पुश फैक्टर्स उनके लिए क्रिएट करने पड़ेंगे। और इसी के साथ साथ जो दूसरे ऐसे रीजन्स है वहाँ पर भी इसको अडॉप्ट किया जा सकता है, और इसका कंजम्पशन जो है वो बूस्ट किया जा सकता है। अब कंजम्पशन कैसे बूस्ट किया जा सकता है? देखिए, हमारे देश में 14.89 लाख स्कूल्स हैं और 26.52 करोड़ स्टूडेंट्स हैं। तो मिड डे मील के टाइम पर अगर हम इनको बच्चों को ये सारी चीज़ें खाने पीने के लिए दें, आंगनवाड़ी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो खिचड़ी, डोसा, एनर्जी बार्स, ये सारी चीज़ें जो मिलेट से बनी हुई हैं, तो ये सारी चीज़ें अगर हम उनको प्रोवाइड करें खाने पीने में, तो फिर उसकी डिमांड भी बढ़ेगी, प्रोडक्शन भी हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उसको कंज्यूम करने वाला एक बहुत बड़ा वर्ग है, और हमारे बच्चे जो हैं उनके अंदर न्यूट्रिशन भी काफ़ी अच्छा आएगा। तो ये विन विन सिचुएशन होगी सभी के लिए। बेल वर्सेस जेल, इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। वैसे दोस्तों, इस बेल वर्सेस जेल के बारे में तो हमने काफ़ी सारी बातचीत पिछले हफ्ते भी की थी, तो आज हम टू द पॉइंट ही जाएंगे। हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं, उन्होंने बहुत ही सही बात बताई। गवर्नमेंट और जुडिशरी को कहा है कि ये जो उनको पता चला कि प्रिजन्स जो हैं ये ओवर क्राउडेड हो चुके हैं, और अब बात यह आ रही कि हमें नए जेल्स बनाने की, नए प्रिजन्स बनाने की ज़रूरत है। लेकिन उनका ये प्रश्न काफ़ी सही है। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सोसाइटी तरक्की कर रही है तो हमारे यहाँ पर जेल्स जो हैं वो नए नहीं लेकिन कम होने चाहिए, जो चल रहे हैं वो भी क्लोज डाउन होने चाहिए ना। वही एक सोसाइटी का मीन्स एक प्रकार का एक मापदंड है कि अगर वहाँ पर बहुत सारी जेल्स है, दैट मीन्स कि बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन कम जेल्स जो हैं वो कम होती जा रही है, दैट मीन्स कि लोग जो हैं वो क्राइम और ये सारी चीज़ें, ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो सोसाइटी जो है वो ग्रो हो रही है और ज़्यादा मैच्योर हो रही है। तो उन्होंने और ज़्यादा शब्द खर्च नहीं किए। उन्होंने कहा कि जजेस और लॉ मिनिस्टर्स को इनके बारे में सोचना चाहिए, और उन्होंने कहा कि जो चीज़ें मैंने नहीं कही है, आई एम श्योर आप वो सारी चीज़ें जो है वो समझ गए होंगे। प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2021, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा ये रिपोर्ट निकाला जाता है, और इसमें यह पता चला है द नंबर ऑफ कन्विक्ट्स इन जेल हैव डिक्रीज्ड बाय 9.5%। कि जेल में जो कन्विक्ट्स थे तो इसमें एक ड्रॉप देखने को मिला है, लेकिन जो अंडर ट्रायल्स हैं इसमें 45.8% का इंक्रीज देखने को मिला है। और हमारे देश में यही प्रॉब्लम है ना कि अंडर ट्रायल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैं। एज ऑफ 31 December 2021 अराउंड 80% ऑफ प्रिजनर्स वेर कन्फाइंड फॉर पीरियड्स अप टू अ ईयर। 80% जितने लोग ऐसे थे जो 1 साल से भी ज़्यादा वक्त से जेल में थे। और बेल के मामले में भी ऐसा है, राइट। उनको अंडर ट्रायल्स जो हैं उनको इतनी जल्दी मीन्स उनका केस ही डाइस पर नहीं आता तो उनको बेल कहाँ से मिलेगी। तो ट्रायल कोर्ट्स किस प्रकार से काम करें उसका क्लियर इंडिकेशन या फिर क्लियर सिनारियो जो है वो हमें नज़र आता है। और रियल सॉल्यूशन ये भी है कि जो इनडिस्क्रिमिनेट अरेस्ट किया जाता है, छोटी छोटी चीज़ों पर लोगों को अरेस्ट किया जाता है, तो ये चीज़ जो है वो नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ साथ एक स्पेशल क्रिमिनल लेजिस्लेशन जब भी इंट्रोड्यूस किया जाता है, राइट, और उसमें कुछ ऐसे क्लोज होते हैं कि पुलिस के पावर्स आ जाते हैं कि वो लोगों को अरेस्ट कर ले। फिर कई बार ये पॉलिटिकल वेंडेटा या फिर पॉलिटिकल दुश्मनी निकालने के लिए भी SLOs का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये चीज़ जो है वो डेफिनेटली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक बार आप किसी व्यक्ति का समय जो है वो बर्बाद कर देते हैं तो फिर दुनिया की कोई भी जुडिशरी, कोई भी गवर्नमेंट जो है वो समय वापस उसको नहीं लौटा सकती। और जो कहते हैं ना, नॉट गिल्टी अनटिल प्रूवन, जब तक आप साबित नहीं होता तब तक आप बेकसूर हैं। तो अगर साबित नहीं हुआ है तो फिर आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए जेल में क्यों रख सकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो कथनी और करने में यहाँ पर बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आता है, बट वी नीड टू वर्क ऑन दिस थिंग। पिल केयरफुली, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है।
वी ऑल नो कि हमारे देश में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है वो काफ़ी बढ़ चुका है। डॉक्टर्स इसके बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन इसको स्टॉप करने के लिए जो बिहेवियर में एक चेंज चाहिए, वो बिहेवियर का चेंज आज भी हमें देखने को नहीं मिला है। छोटे छोटे लो ग्रेड फीवर पर, वायरल ब्रोंकाइटिस, ये सारी चीज़ों में भी कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो एंटीबायोटिक्स दे देते हैं, और फिर होता यह है कि हमारा बॉडी जो है वो रेजिस्ट करने लगता है, और बहुत सारे बैक्टीरियाज जो होते हैं, वायरस होते हैं, वो फिर इसको से यूज टू हो जाता है बेसिकली। तो बैक्टीरिया ई कोली की बात करें तो इसके केसेस जो हैं वो 2016 में 14% थे, अब 36% हो चुके हैं। इसके रेजिस्टेंस टू इमीपेनम, ये जो एक दवाई दी जाती है जो ई कोली के द्वारा ये जो इन्फेक्शन होता है तो उसको ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, तो इसका रेजिस्टेंस जो है वो 14% से 36% बढ़ चुका है। इसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी शामिल है, फूड इंडस्ट्री, कंटामिनेटेड सॉइल, पुअर सैनिटेशंस, डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स का भी एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोल रहता है, जो फार्मासिस्ट है उसका भी एक रोल रहता है। ईजिली ये सारी एंटीबायोटिक्स जो हैं वो मिल जाती है, और कई बार तो लोग जो हैं वो खुद जाकर एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन, तो भी उनको दी जाती है। तो ये जो ICMR, CDSCO और स्टेट ड्रग कंट्रोलर्स जो हैं, तो उनको अपना इंस्पेक्शन ऑडिट जो है इसको और ज़्यादा रोबस्ट बनाने की ज़रूरत है। इंडियाज़ एब्सटेंशन ऑन ईरान वॉट, ट्रिब्यून का ये आर्टिकल है। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल का एक रेजोल्यूशन था, और यह रेजोल्यूशन जो है वो बेसिकली ईरान में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं तो इसको लेकर था कि वहाँ पर ह्यूमन राइट वायोलेशन हो रहे हैं, थिंग्स लाइक दैट। तो जर्मनी और नेदरलैंड्स ने इसको स्टार्ट किया, इनिशिएट किया, और 25 वोट्स मिले हैं इसको, 7 वोट्स इसके खिलाफ गए हैं, और 16 जो हैं वो 16 देश एब्सेंट रहे हैं, और उसमें से एक है हमारा देश भारत। अब UNHRC जो है एक अपॉइंट करेगी मेंबर्स ऑफ न्यूली क्रिएटेड फैक्ट फाइंडिंग मिशन टू इन्वेस्टिगेट एलिज्ड ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस इन ईरान इन द कमिंग वीक्स, राइट। तो आने वाले हफ्ते के अंदर ये मेंबर्स जो हैं वो अपॉइंट किए जाएंगे। अब भारत और दूसरे कुछ ऐसे इमर्जिंग देश हैं जो एब्सेंट रहें, और क्योंकि वो वेस्ट के द्वारा जो ब्लाइंडली कुछ चीज़ें टेबल पर रखी जाती है, तो भारत उसको फॉलो करने के लिए तैयार नहीं है। जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहाँ पर, ये 22 ईयर की जो महाशा अमीनी थी, तो उसका हत्या हो गई, कस्टोडियल डेथ हुई। उसके बाद ईरान में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, हमने इसके बारे में भी बात की थी कि क्या क्या चल रहा है वहाँ पर ईरान में, थिंग्स लाइक दैट, राइट। लेकिन द थिंग इज़ के हम इससे दूर रहे हैं। ये जो प्रोटेस्ट मीन्स ये एब्सेंट हम इसलिए रहे हैं दोस्तों, क्योंकि भारत जो है, भारत मीन्स वी नो कि ये चीज़ जो वहाँ पर हुई है वो गलत हुई है, हम उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली डिप्लोमेसी जो है ना, उसमें जो रियल पॉलिटिक्स है उसको ध्यान में रखा जाए, जो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए भारत एब्सेंट रहा है यहाँ पर। आप को थोड़ा जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि चाइना को लेकर जो एक था यूनाइटेड नेशन वोट अगेंस्ट चाइना, जो सिंजियान में जो ह्यूमन राइट्स सिचुएशन है, तो उसको लेकर एक रेजोल्यूशन सामने आया था, तो उसमें भी हम एब्सेंट रहे। और इसके पीछे रीज़न यही है, भारत के लोग हम जानते हैं, मीन्स प्राइम मिनिस्टर भी जानते हैं कि वहाँ पर जो चीज़ें हो रही है वो गलत हो रही हैं। वहाँ के लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, जो बेसिक ह्यूमन राइट है उसके लिए लड़ रहे हैं, महिलाएं जो लड़ रही हैं। तो वी डू अंडरस्टैंड दैट थिंग, बट व्हेन इट कम्स टू कंट्रीज़, जब डिप्लोमेसी की बात आती है, तो देश जो है ना वो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको हम कहते हैं रियल पॉलिटिक, यानी कि प्रैक्टिकल पॉलिटिकल पॉइंट से सोचता है, इमोशंस को ध्यान में नहीं रखता है। तो हमने यही चीज़ को ध्यान में, और कई बार क्या होता है कि वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो ऐसे देशों के ऊपर इसको लिटरली टारगेट किया जाता है। तो इस चीज़ को भी सेंस किया भारत ने, और इसकी वजह से भी ये वोट जो है उससे हम दूर रहे हैं। तो दिस इज़ द मेन रीज़न, राइट, कि डिप्लोमेसी जो है इट्स वेरी लॉजिकल, इट्स वेरी रैशनल, उसमें इमोशंस और ये सारी चीज़ें जो हैं वो टॉप टेबल पर, मीन्स टॉप लिस्ट में होती ही नहीं है। अपने देश के इंटरेस्ट को ही हमेशा टॉप में रखा जाता है। दिस इज़ हाउ द वर्ल्ड इज़ working, and that's basically everything in today's discussion. Thank you very much for watching this video. God bless you all. Jai Hind.